बहू की विदा, लेखक विनोद रस्तोगी। दहेज इस प्राचीन भारत के कुछ अच्छी कुछ बुरी प्रथाओं में से एक, ऐसी जो सदियों से चलती आ रही हैं और सदियों तक चलती जाएंगी अगर कोई ठोस कदम ना उठाया गया। एक विवाह के अंतर्गत लड़के वालों की नाजायज लालसा को संतुष्ट करने हेतु बेटी वालों की मेहनत की कमाई का लेन देन केवल अपनी पुत्री के अच्छे भविष्य के लिए दहेज कहलाता है। लड़की के माता पिता जो बंद पड़े देते हैं, परंतु लड़के वालों का लालच कभी कम नहीं होता। किसी ना किसी तरह से और मांगने का तरीका उन्हें मिल ही जाता है। और क्यों ना दे बेटी वाले, उनकी बेटी का भविष्य अब जो उसी घर से है। इस देख दिखाई में यह कुरीति इतनी फैल चुकी है कि गुनाह के रूप में स्वीकार होने के पश्चात भी तोहफों के नाम पर लाखों रुपए का लड़के वालों की लालसा को पूरी करने के लिए लेन देन होता है। लेन तो पता नहीं, देन ही होता है। जिस दिन बेटे वालों को ये समझ आ गया कि जो व्यवहार वे अपनी बहू के साथ दहेज हेतु करते हैं, वही व्यवहार उनकी बेटी के साथ उसी कारण से उसके ससुराल में भी हो सकता है, उस दिन ही बेटी बहू के बीच का अंतर इस भूमि से खत्म हो जाएगा। दहेज को जड़ से उजाड़ने का संदेश व प्रेरणा ही आज की हमारी एकांकी बहू की विदा का उद्देश्य है। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार एक दहेज के लोभी ससुर का सर एक बेटी के पिता के सम्मान झुक गया। विदा नहीं होगी, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि विदा न हुई तो बहन की क्या दशा होगी। मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की सावन के वक्त अपनी सखी सहेलियों के साथ कुछ खेल कर वह वक्त बिताना चाहती है। मैं निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को लिए बिना ही घर गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम जितना दे सकते हैं हमने दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर ढूंढते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी, दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं हुई। मेरी शान पे जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बहू की विदा चाहती है तो उस चोट का मरहम भेजें। जी आप इस समय तो विदा कर दीजिए, गाने के समय हम आपकी सारी मांगे पूरी कर देंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, यह बार धूप में सफेद नहीं हुए और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नकद इस हाथ पर रख दोगे। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप उसका विदा नहीं कर रहे हैं? यदि रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाले समझकर ही आप हमारा अपमान कर रहे हैं, किंतु आप ये मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ है हम बेटी वाले, पर तुम्हारी तरह नहीं। पिछले ही महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। एक बारात की ऐसी खातिरदारी की कि देखने वाले दंग रह गए। हाँ है हम बेटी वाले, परंतु बेटी वाले होने के बावजूद भी हमारी नाक ऊंची है। जी, रमेश गया है गौरी को लेने, कुछ देर में आता ही होगा। मेरी बेटी अपना पहला सावन यही बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों पर और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? क्या हमारी बहन आपकी कोई नहीं लगती? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। यदि आप अपनी जिद पे अड़े ही हैं तो विनती करना व्यर्थ है। जाने से पहले क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? जरूर, और उसे यह भी बताते जाना कि मेरी चोट का मरहम लेकर उसे विदा कराने कब आओगे। गौरी की माँ, बहू को भेज दो जरा भाई से मिलने आकर। मैं तब तक देखता हूँ कि माली के बच्चे ने लॉन में झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ। आओ बैठो कमला, अच्छी तरह तो हो।
रो मत कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघलता। भैया क्या? घबराओ मत कमला, मैं फिर आऊंगा और अगली बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं बाबूजी की चोट का मरहम लेके आऊंगा। मरहम? हाँ, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में खरोंच आ गई है और इस खरोंच के लिए मरहम चाहिए, जिसकी कीमत है 5,000 रूपए। 5,000 रूपए? चिंता मत करो, इसका प्रबंध हो जाएगा। इस टूटी हालत में भी घर की कीमत 7-8 हजार तो होगी ही। मेरी पिता के लिए घर ना बेचता भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। ये तुम क्या कह रही हो कमला? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन अपने माँ के घर सखी सहेलियों के साथ बिताओ? किस लड़की की ये कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? साल 2 साल में बिमला का ब्याह भी तो आपने कराना है। लेकिन तुम। मेरी चिंता आप ना करें भैया, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती ही रहती है। उसके साथ मुझे सखी सहेलियों की कमी नहीं आएगी, आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कागज के टुकड़ों का स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम ऐसे कब तक रहोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति है, बापू जी जरा जिद्दी स्वभाव के, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब लोग एक ही मिट्टी के बने हैं। क्या पता माँ जी का प्यार भी दिखावा हो। कैसा दिखावा भैया? बस कुशल शेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वह किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वे? जी, पैसों की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो। माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप। बोलो, कितना रुपए लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। जी 5,000। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना, यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा यह हूँ। क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। माँ जी, मेरी बेटी। अरे सुनती हो गौरी की माँ? गौरी के आने का समय हो गया और स्वागत की तैयारी करो। स्वागत क्यों नहीं कर रही गौरी के आने की? जरा यह भी तो देख ले कि नाप वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी तुम मैंने? समझते हो कि दुनिया में तुम ही एक नाक वाले हो, बाकी सब तो नकटे हैं। तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? ठीक ही कहा इन्होंने। आज के युग में जिसके पास पैसा है उसी के पास नाक और मूंछ है। जिसके पास नाक मूंछ है और पैसा नहीं है, वो तो नखट्टा है, मूंछ खट्टा है। अरे आ गई मेरी गौरी। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल तो लाओ। गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ, फिर उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी, फिर भी उनकी नजरों में दहेज पूरा नहीं किया क्या? लोग ही नहीं थे। उन्हें क्या बुरा भला कह रहे हो? लड़की वाले चाहे अपना घर बार बेच कर दे दें, पर लड़के वालों की नाक हो सिकुड़ी ही रहती है। गौरी की माँ, मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही।
अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? उन्होंने मेरी बेटी की विदा न करके मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ, अभी भी आंखें नहीं खुली? जैसा व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वैसा ही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक तुम बहू और बेटी को एक समान नहीं समझोगे, तब तक ना तुम्हें सुख मिलेगा और ना शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक ही कहते हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय खो गया है। अब मैं जा रहा हूँ। अगली बार जब आऊंगा तो आपकी चोट के लिए मरहम भी लेके आऊंगा और फिर बहन की विदा अवश्य होगी। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का मरहम बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारियां क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? इस एकांकी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक समाज में बहू को बेटी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक बहू ससुराल में सुखी नहीं रह पाएगी। समाज में दहेज की कुप्रथा को जड़ों से उखाड़ने के लिए तोहफों के नाम पर दहेज देने व लेने वालों को कड़ी से कड़ी सजा सुनानी होगी, जिसमें ना ही लड़के वाले बल्कि लड़की वालों को भी जेल या जुर्माना हो, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। सबकी सोच में परिवर्तन लाना होगा, जो जागरूकता फैलाने से ही हो सकता है। बेटी से बड़ा कोई धन नहीं। अपनी बेटी को किसी दूसरे को सौंपना ही सबसे बड़ा धन है। जब बेटी और बहू में अंतर खत्म हो जाएगा, तभी इस समाज में बेटियां और उनके परिवार वाले आत्मसम्मान से जी पाएंगे। बेटे वाले और बेटी वालों को एक दूसरे का बराबर सम्मान करना चाहिए, ताकि किसी भी घर में बेटी का जन्म होते ही उसके विवाह के लिए माता पिता को दहेज के लिए चिंतन ना करना पड़े। हर लड़की को इतना काबिल होना चाहिए कि उसका विवाह उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से हो। दहेज की स्थिति इतनी बदतर है कि महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण लगातार उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है। परिणामतः उनकी हत्या कर दी जाती है या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत में दहेज से होने वाली हत्याओं की कुल संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 2010 में 8,391 ऐसी हत्याएं दर्ज की गई। भारत में प्रतिवर्ष दर्ज की गई सभी महिला हत्याओं में 40 से 50% हत्याओं का कारण महिला दहेज मृत्यु है, जो 1999 से 2016 की अवधि में एक स्थिर प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह प्रण लेना होगा कि ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। धन्यवाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। बेटी और बराबर जी राजे नहीं। स्टार्ट। हाँ, हूँ हम बेटी वाले, लेकिन ओहो ठीक कह रहा हूँ।